गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी सिक्स्थ क्लास जिसमें हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रीड कर रहे थे, आज हम उसकी रीडिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें हमने देखा कि जो इतिहास है उसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन, एक तरह से इंट्रोडक्शन ही कह सकते हैं हिस्ट्री का। जो हमारा प्राचीन काल है उसका इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। हमने देखा कि सिंधु नदी है जो उसके आसपास कैसे बस्तियां शुरू हुई, लगभग 4,500 साल पहले, लगभग 2,500 साल पहले गंगा नदी पर कैसे लोगों ने रहना शुरू किया, गंगा नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें हम पढ़ रहे थे कि जो हमें अतीत है, अतीत के बारे में कैसे पता चलता है। हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी एक तो लिखने से पता चलता है कि पांडुलिपि वगैरह जो हैं उनसे पता चलता है कि क्या क्या उस समय हुआ था, वहाँ के राजाओं के बारे में, तो ऐसी जानकारियाँ मिली। मंदिरों के बारे में मंदिरों में जो ये पांडुलिपि होती हैं ये उपलब्ध मिलती हैं। फिर इन पांडुलिपियों में अलग अलग बातें लिखी हैं। किसी राजा के बारे में लिखा हुआ था कि कहीं पर औषधि के बारे में, कहीं विज्ञान के बारे में, कहीं पर कविताएं लिखी हुई हैं, कहीं पर महाकाव्य, तो कहीं पर नाटक। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी और इसमें हमने एक चीज़ ये पढ़ी कि जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया। जो आम लोगों की भाषा थी इसमें वो प्राकृत है, और संस्कृत और तमिल और प्राकृतिक, इनमें भी ये ग्रंथ वगैरह लिखे गए हैं। और प्राकृत भाषा जो थी वो उस समय में आम लोग जो थे, मीन्स आम जनता, जैसे अब हरियाणा के निवासी बोल सकते हैं, तो हरियाणा के निवासी क्या करते हैं, हरियाणवी यूज़ करते हैं। ऐसे ही उस समय आम जनता क्या करती थी, प्राकृत भाषा का उपयोग करती थी। आज हम हमारा टॉपिक आगे रीड आउट करते हैं। अभिलेख। हम अभिलेख का भी अध्ययन कर सकते हैं। देखो अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख होते हैं बेटा, जैसे हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, हम उसको क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, उसके रिकॉर्ड बना देते हैं। तो वो रिकॉर्ड वगैरह जो होते हैं वो अभिलेखों के अंदर ही आते हैं। हम अभिलेख का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। मीन्स क्या कहता है कि जो ये अभिलेख होते थे, जैसे बड़े बड़े राजा होते थे वो क्या करते थे, अपने बारे में या अपनी कुछ खास बातों के बारे में, अपने राज्य के बारे में पत्थरों पर लिखवा देते थे, लेख लिखवा देते थे बड़े बड़े। या किसी धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर, मतलब धातु जैसी जो, मतलब लोहे की जैसी कठोर चीज़ होती है ना, हार्ड जिसका सरफेस होता है, उसके ऊपर उनको लिखवा देते थे। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। अब ऐसी इन्फॉर्मेशन क्यों लिखवाई जाती थी, कई बार तो मीन्स कोई ऑर्डर पास करना है। आजकल देखो गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर होता है वो हमें न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता चल जाता है, या उसके लिए हमें मतलब न्यूज़पेपर है और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें ऐसे ही मिल जाती है। लेकिन पहले कोई, मान लो कोई भी रूल है, उसको बड़ी सख्ती से उसका लोगों से पालन करवाना है, तो उसके लिए क्या करते थे, कहीं पर जैसे शहर के किसी चबूतरे पर, मतलब किसी चौक वगैरह पर, कहीं पर मेन जो जगह पर ज़्यादा लोग आते जाते थे वहाँ पर गुदवा दिया जाता था, वहाँ पत्थर पर या फिर लोहे की किसी चीज़ पर लिखवा दिया जाता था ताकि लोग आते जाते इन्हें पढ़ें और इनका अनुसरण करें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। मीन्स बहुत सारे ऐसे अभिलेख हैं जिनमें राजा रानी के बारे में पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है, और कई जगह पर अन्य जो वहाँ के समाज है, वहाँ के स्त्री पुरुष हैं, उनका वर्णन उसमें दिया गया है। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। तो मीन्स जो राजा होते थे जब वो जीत कर आते थे तो अपनी, मतलब कि अपनी छाप छुड़वाने के लिए, कि हमें लंबे समय तक याद रखें लोग, तो इसलिए वो क्या करते थे, अपने बारे में लिखवा देते थे इन सब चीज़ों पर। अब देखो यहाँ पर एक दिया गया है, ये अभिलेख है जो इस चित्र में दिया गया है। इसके बारे में देखो क्या है, लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। अफगानिस्तान के अंदर एक प्लेस है कंधार, जो अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, उसके अंदर लगभग 2250 वर्ष पुराना, मीन्स लगभग 2500 भी हम कह सकते हैं। तो इतने साल पुराना ये अभिलेख वहाँ मिला है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जो अशोक राजा था
उसने उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है और उसी के आदेश पर ये लिखवाया गया था। इस जो राजा है अशोक, उसके बारे में हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। जब हम कुछ सीखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। मीन्स जब हम कुछ लिखते हैं, जब भी हम कोई लिखते हैं ना, कोई भी चीज़ लिखते हैं, तब हम क्या करते हैं, लिपि का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी ये सारी हिंदी में लिखी हुई है, तो ये क्या है, एक लिपि है। और इस लिपि का नाम क्या है, ये भाषा हिंदी है, लेकिन इसकी लिपि क्या है, देवनागरी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। तो जैसे स्क्रिप्ट बोलते हैं, लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। लिपियां किससे बनी होती हैं, लिपियां अक्षरों तथा संकेतों से बनी होती है। देखो ऐसे ऐसे छोटे सेंटेंस आते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, तो हमें उसे अंडरलाइन कर लेना चाहिए, ताकि हमें छोटी छोटी बातें जो है वो थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट होती है वो याद रहें। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। मीन्स जब भी, जैसे मैं आपके साथ आपको रीडिंग करवा रहा हूँ, तो बोलने लग रहा हूँ, इस चीज़ को पढ़ने लग रहा हूँ और आपके साथ आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इन दोनों चीज़ों में मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, पढ़ने में और बोलने में, दोनों में ही किसी न किसी भाषा का उपयोग कर रहा हूँ। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी अथवा अराइमिक नामक दो भिन्न लिपियों अथवा भाषाओं में है। मीन्स ये जो अभिलेख है ना, ये किस किस के अंदर है, यूनानी और अराइमिक, इन लिपियों के अंदर लिखा गया है। आगे हमारा चैप्टर है, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी। तुम अब खुद सोच के देखो, अगर पत्थर वगैरह पे कोई लिखवाने लग रहा है तो क्यों लिखवा रहा होगा। मेन सिंपल सी बात है कि लिखवाना क्यों लिखवा रहा है वो ऐसी चीज़ों पर, कठोर मतलब हार्ड सरफेस पे, ताकि लंबे समय तक। अभी इस चित्र से ही देख लो, ये चित्र जितने हजारों साल बाद भी हमारे बीच में मौजूद है, मतलब ये जो पिक्चर में दिया गया है ये अभिलेख आज भी हमारे बीच में मौजूद है। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये कठोर सतह पर, मीन्स एक हार्ड सरफेस पे लिखवाया गया था। तो अपने संदेश को लंबे समय तक चलाने के लिए हमें वो राजा जो थे वो ऐसा करते थे। अब ऐसा करने में क्या क्या कठिनाई आती होंगी। देखो अब लोहे के ऊपर लिखना आसान बात तो नहीं है, और आजकल तो देखो बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस समय में तो कुछ भी इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, मशीनें नहीं थी, हैंडमेड ही चीज़ें होती थी। तो लोहे के ऊपर हाथों से लिखवाना, और ऐसे ही नहीं कि पेंट वगैरह यूज़ करके, नहीं, उसके अंदर मतलब लोहे के अंदर, जैसे मतलब लिखवाने का तरीका क्या था, लोहे के अंदर ना उनको उत्कीर्ण किया जाता था, मतलब उकेरा जाता था, इस तरीके से लिखाए जाते थे। तो उनमें कठिनाइयाँ क्या थी, उस समय कोई इतनी ज़्यादा तकनीक नहीं उपलब्ध थी, तो लिखने में बड़ी समस्या आती। पत्थरों पर लिखना, अब पत्थर को पहले काटना, उसको तराशना, उसका साइज़ तैयार करना, उन सब में भी बड़ी दिक्कतों वाला काम था। आगे, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। देखो बहुत सारी अतीत में वस्तुएं बनती थी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। अब पुरातत्वविद कौन होता है, पुरातत्वविद किसे कहते हैं, अतीत की, हम ये कह सकते हैं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई वस्तुएं, ठीक है, हम ये कह सकते हैं अतीत में। देखो ये थोड़ा सा सेंटेंस आप अलग से बनाओगे, अतीत में बनी, यहां से शुरू करो, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई वस्तुओं, ऐसे। उसके बाद आप यहां से करो, वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। अब पुरातत्वविद कौन होता है, पुरातत्वविद वो व्यक्ति होता है जो अतीत में चीज़ें बनी हुई है, जैसे अब ये है, ये किसी ने खोदा होगा, वहाँ से खुदाई की होगी, तब जैसे हमारे हरियाणा में राखीगढ़ी जगह है, हांसी का किला है, यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर खुदाई की जाती है और अलग अलग चीज़ें वहाँ पर पता लगाई जा रही है कि यहाँ पर क्या क्या कैसा जीवन था, क्या बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो जो लोग उनकी खुदाई करते हैं, जो वहाँ पर वो ये सारा काम करवाते हैं, उनको क्या कहते हैं, पुरातत्वविद। अब पुरातत्वविद क्या करते हैं, पुरातत्वविद पत्थर और ईंटें से बनी इमारतों के अवशेष, मतलब जो उनका मलबा बचा हुआ कचरा, चित्र और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। अब देखो यहाँ से पता चलता है कि पुरातत्वविद क्या करते हैं, पुरातत्वविद अलग अलग स्थानों में खुदाई करते हैं, और खुदाई में क्या मिलता है उनको, आभूषण मिलते हैं, हथियार मिलते हैं, सिक्के आदि मिलते हैं, और इनका फिर वो क्या करते हैं, इनकी छानबीन करते हैं। तो
ये सारी डिटेल वो कलेक्ट करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी होती है। धातु मीन्स लोहे वगैरह की, सोने की हो सकती है, चांदी की हो सकती है। धातु वही चीज़ें होती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। अब देखो, पत्थर से बनी हुई चीज़ें जल्दी नष्ट नहीं होगी। पकी हुई मिट्टी जो होती है वो इतनी जल्दी से नष्ट नहीं होती चीज़ें। अब आपको देखो ऊपर कुछ चित्र भी दिए गए हैं। देखिए ये चित्र दिए गए हैं, इसमें क्या दर्शाया गया है? इसमें दर्शाया गया है, थोड़ा सा मैं इसको, यस, ये अब रीडिंग भी हो जाएगी। देखो यहाँ से, यहाँ दर्शाया गया है कि बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। पात्र मतलब बर्तन। ये जो दर्शाया गया है ना बाईं ओर, तो ये जो है ये एक पात्र है, बर्तन है, जो प्राचीन नगर में से मिला है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। अब देखो ये अगर घड़ा मिला हुआ है ना, देखो थोड़ा टूटा हुआ भी है, यहाँ से चिपका रखा है इसको। ये देखो ये लाइनिंग से ऐसी नज़र आ रही है जैसे टूटा हुआ है। तो थोड़े वो टूटे तो होंगे, लेकिन इनके अवशेष बचे हुए हैं। मतलब कह सकते हैं एक तरह से जो छोटे मोटे टूट फूट बच जाती है वो। अब ये लगभग कितने साल पुराना बता रहे हैं कि इस तरह के बर्तन लगभग 4700 साल पहले उपयोग में होते हैं। फिर उसके दाएं, मतलब इसके दाएं में देखिए, इसके दाएं में क्या है? एक पुराना चांदी का सिक्का। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है? अब देखो ये इस तरह के ये सिक्के दिए गए हैं। तो ये सिक्के किस तरह के, किस में यूज़ होते थे? वहाँ के लेन देन में यूज़ होते थे। तो हम आज का सिक्का देखो कैसे है, आपको 5 का सिक्का या 1 रुपये का, 2 रुपये का सिक्का मिल जाता है, 10 का भी हमारा प्रचलन में है। तो देखो उन सिक्कों से किस तरह का अंतर है इनके अंदर, बहुत ही अलग दिखेंगे आपको। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। मीन्स वो जो जानवरों के अवशेष हैं, चाहे उसमें मनुष्यों के अवशेष में मिल जाए उन्हें, चिड़िया हैं, मछली आदि के जो हड्डियां वो भी ढूंढते हैं। उससे क्या पता चलता है? इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। वनस्पति मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं। देखो पेड़ पौधे तो गल सड़ जाएंगे ना, उसके कोई भी अवशेष नहीं मिलेगा, लेकिन हड्डियाँ वगैरह जो हैं ये मिलती रहती हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। हाँ, जैसे अनाज होता है, गेहूं वगैरह अगर जला देंगे हम तो वो अवशेष के रूप में जले हुए, लकड़ी है वो कोयले के रूप में हमें मिल जाएगी। उससे हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि इस तरह की फसल उगाई जाती थी। तो ये सारी चीज़ें वो क्यों कलेक्ट करता है? वहाँ से बर्तन इकट्ठे कर रहे हैं, सिक्के इकट्ठे किए जा रहे हैं, हथियार हैं, जानवरों के, पक्षियों के बारे में पता किया जा रहा है। तो ये सारा उस समय की संस्कृति के बारे में कि किस तरह के लोग होते थे, किस तरह का पहनावा होता था, किस तरह का खान पान होता था, कैसे लोग रहते थे, किस तरह की चीज़ों का उपयोग करते थे। अगला, इसमें एक और प्रश्न है, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? कि मीन्स जो अलग अलग तरह के कपड़े थे वो मिलते होंगे। आगे रीडिंग करते हैं। ये जो क्वेश्चन बीच में आ रहे हैं ये सारे आपको इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद एक्सप्लेन किए जाएंगे। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। देखो स्रोत शब्द क्या होता है? अब जो पांडुलिपि है, अभिलेख है या पुरातत्व से उन्हें जो भी जानकारी मिलती है तो इतिहासकार क्या कहते हैं? जो हमें ये जो जानकारी मिली है ये किससे मिली है? किसी भी तरह की जानकारी वो या तो पांडुलिपि से मिलेगी या अभिलेख मिलेगी, अभिलेख से या पुरातत्व से मिलेगी। तो इसका मतलब ये उनके रिसोर्स हैं, इनसे उनको जानकारी प्राप्त होती है। देखो स्रोत किसे कहते हैं? स्रोत उस चीज़ को कहते हैं जिससे हमारा कोई काम आसान हो जाता है। जैसे मैं देखो ये पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, किसके लिए? लिखने के लिए। तो ये मेरा क्या है? लिखने का स्रोत है। अब पढ़ने के लिए क्या यूज़ कर रहा हूँ? बुक को आपको हिस्ट्री समझाने के लिए मैं इस पुस्तक का उपयोग कर रहा हूँ। तो ये क्या है? ये मेरे लिए एक स्रोत का काम कर रही है। तो इसी तरह इन इतिहासकारों के लिए स्रोत शब्द का अर्थ क्या है? कि जो जानकारी वो चाहते हैं उन्हें जानकारी किससे मिलती है? पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व से मीन्स और जानवरों के अवशेष से, बर्तनों से, सिक्कों से। तो ये सारी बातें ही क्या किसके अंदर आएंगी? हमारी स्रोत के अंदर आएंगी। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अब इतिहासकार कौन होता है? इतिहासकार वह व्यक्ति होता है जो अतीत का अध्ययन करता है। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। देखो जब हमें पास्ट से जुड़ी हुई कोई चीज़ मिल जाती है ना तो हमारा ना फिर उसके बारे में जानना, अतीत के बारे में जानना बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है। जैसे अगर आपको आपके दादाजी से जुड़ी हुई मीन्स दादा या आपके दादा के जो दादा थे उनसे जुड़ा हुआ कोई मटेरियल मिल जाता है तो आप कितने खुश होगे। अपने पेरेंट्स से या अपने दादाजी से जानने की कोशिश करोगे उसके बारे में, उसका इतिहास
उसकी हिस्ट्री जानने की, उसका क्या अतीत रहा है, तो वो करोगे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। मीन्स उन चीज़ों को आप जैसे जैसे उनका अध्ययन करते जाओगे, उससे क्या होगा, आपको आप अतीत का पुनर्निर्माण करोगे। मीन्स जो बातें पीछे घट चुकी है ना, वो आपके माइंड में फिर से घटनी शुरू हो जाएंगी, तो आपको नजर आने लग जाएंगे कि हाँ ऐसा होगा, इस चीज़ से ऐसे यूज़ किया होगा। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद इन जासूसों की तरह हैं, उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयोग करते हैं। जैसे डिटेक्टिव होते हैं, जैसे पुलिस क्या करती है, पुलिस को कोई सुराग मिल जाता है कोई भी किसी भी घटना से जुड़ा हुआ, तो वो सुराग का उपयोग करके क्या करती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेती है और जो मुजरिम वगैरह होते हैं उनको पकड़ने की कोशिश करती है। तो इसी तरह जो इतिहासकार होते हैं, पुरातत्वविद होते हैं, वो जासूस की तरह होते हैं जो इन स्रोतों को यूज करते हैं अतीत को जानने में। आगे इसमें है अतीत एक या अनेक। अतीत एक या अनेक, ये अगला हमारा टॉपिक है। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर अध्ययन दिया? मीन्स देखो, इस पुस्तक का जो टाइटल था उसका क्या नाम था, हमारे अतीत। शीर्षक क्या होता है, टाइटल होता है। मीन्स जैसे अब ये चैप्टर है, ये इस चैप्टर का नाम क्या है, कहाँ कब क्या कब कहाँ और कैसे, तो ये इसका टाइटल हो गया, शीर्षक हो गया। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया। मीन्स बहुवचन मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुवचन मीन्स प्लूरल के लिए यूज़ किया गया। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। क्योंकि देखो, जो इतिहास होता है, जो अतीत है बेटा, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से था। अगर हम हमारे देश का इतिहास देखें, बीता हुआ समय देखें, तो सभी तरह पूरे देश के अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का परिवेश है। मतलब वहाँ पर अलग अलग जगह की संस्कृति है, लोग हैं, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए इसको बहुवचन के रूप में लिया गया। एक व्यक्ति के लिए नहीं है ये, अनेकों संस्कृतियां इसमें देखने को मिलेगी, अनेक लोगों के बारे में जिक्र मिलेगा। उदाहरण के लिए पशुपालक, कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। मतलब हमें देखो, इतिहास के अंदर किसके बारे में पता चलता है, पशुपालकों के बारे में, कृषकों के बारे में, राजा रानियों के बारे में, व्यापारियों के बारे में। अब इन सब चीज़ों के बारे में हमें क्यों पता कर रहे हैं, क्योंकि इन सब का जीवन अलग अलग था। अगर एक ही व्यक्ति से पता चलता, मतलब मान लो हमें सिर्फ पशुपालकों के बारे में जानकारी हासिल कर ली, तो क्या हमें राजाओं के जीवन के बारे में पता चलता? नहीं, क्योंकि उनका जीवन अलग था। इसलिए अतीत को बहुवचन के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ से हमें सिर्फ एक ही व्यक्ति की जानकारी नहीं मिलती, बहुत सारे अलग अलग जो जानकारी है वो हासिल होती है। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाज का पालन करते थे। मीन्स जैसे आज देखते हैं, आज आपको क्या दिखता है, आपको साउथ में अलग कल्चर है, तमिलनाडु केरला वगैरह में चले जाओ, वहाँ अलग तरह की संस्कृति देखने को मिलेगी। और अगर आप हरियाणा में हो तो आपको अलग तरह की संस्कृति है, गुजरात में अलग तरह का खान पान है, रहन सहन अलग है, राजस्थान में अलग है, पंजाब का अलग है, हिमाचल का अलग है। तो देश के किसी भी हिस्से, ज़्यादातर जो हिस्से में आप चले जाओगे, अलग अलग तरह का क्या मिलेंगे, रीति रिवाज मिलेंगे। और सेम ऐसा ही कब होता था, उस समय भी होता था, मतलब पुराने समय में, अतीत में भी ऐसा ही होता था कि देश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग व्यवहार, मान्यताएं, रीति रिवाज होते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्यापूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। देखो यहाँ पर क्या कहना चाहता है, मान लो आप आज की सिचुएशन को देखो। एक इसने एग्जांपल दिया अंडमान निकोबार का, कि वहाँ के जो लोग हैं ना, ज़्यादातर वो क्या करते हैं, वो वहाँ के ज़्यादातर लोग खाना जो है, खाने पीने की चीज़ें कहाँ से करते हैं, मछलियाँ पकड़कर अपने खाने की पूर्ति करते हैं, या फिर शिकार करते हैं, या फिर फल फूल वगैरह इकट्ठा करते हैं। अब उसके विपरीत अगर शहर की बात की जाए, जैसे हम शहर में रहते हैं और बहुत सारे लोग गांव से में रहते हैं, हम शहर में क्या करते हैं, हम शहर में उन चीज़ों का उपयोग करते हैं जो गांव से, जैसे गेहूं वगैरह है, उनकी प्रोसेसिंग होकर शहरों में आती है, फिर शहर वाले उन चीज़ों को खरीदते हैं और उनका यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी यही कह रहे हैं कि शहरों में तो ज़्यादातर क्या होते हैं, लोग दूसरों पर डिपेंड रहते हैं,
मीन्स हमें दूसरे खाने पीने की चीज़ों के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। इस तरह के भेद अतीत में, जो आज सिचुएशन है ऐसी ही सिचुएशन पहले भी होती थी। पहले भी बहुत सारे लोग खुद अपने मतलब चीज़ों को कलेक्ट करके खाते थे, ऐसा मछलियाँ वगैरह पकड़ते थे। और जो शहर में लोग होते थे, नगर वगैरह में उस समय लोग रहते थे, वो गांव वाले लोगों पर या दूसरे लोगों पर भी निर्भर होते थे। किसके लिए? खाद्य आपूर्ति। खाद्य आपूर्ति क्या होती है? खाने पीने की वस्तुओं को उपलब्ध करवाना। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। मीन्स इन सब के अलावा जो हमने ऊपर पढ़ा है, इसके अलावा एक और अलग चीज़ है। वो क्या है? उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। लेखा जोखा मतलब रिकॉर्ड रखना। जैसे आप स्कूल में आते, अब तो देखो चलो लॉकडाउन है इस वजह से अलग सिचुएशन है, लेकिन जैसे स्कूल में आते हैं, आपकी अटेंडेंस होती है, आप जिस दिन नहीं आते एब्सेंट लग जाती है, तो आपका पूरा रिकॉर्ड होता है, लेखा जोखा उसको बोलते हैं। ठीक है, यही कारण है उस समय शासक क्या करते थे, अपनी जितनी भी जो भी राजा जीत कर आता था उसका रिकॉर्ड बनवा देता था। यही कारण है कि हम उन शासकों या उनके द्वारा लड़ाई जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी पढ़ाई अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अब देखो, अगर हम अतीत में ज़्यादा जानकारी हासिल कर पाते हैं, किसके बारे में? राजाओं के बारे में। उन्होंने कैसी कैसी लड़ाइयाँ लड़ी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से जुड़े हुए पहलुओं को कहीं ना कहीं उनका रिकॉर्ड बनवाया, उनका लेखा जोखा बनवा दिया। अब जैसे कोई मजदूर है, उसका कोई रिकॉर्ड थोड़ा होगा, वो बेचारा सुबह जाता है काम पर और शाम को वापस आ जाता है। तो उसके उनके बारे में अगर अतीत की बात की जाए, जैसे शिकारी लोग थे, मछुआरे थे, संग्राहक, कृषक थे, खेती करने वाले या पशुपालक, इनके बारे में भी इनके जो काम होते थे ना, एक्टिविटी करते थे, ये उसका कोई लेखा जोखा नहीं बनाते थे, कोई रिकॉर्ड नहीं बनाते थे कि हम इस तरह से हल चलाते हैं, इस तरह से पशु पकड़ते हैं, इस तरह से हम मछलियाँ पकड़ते हैं, इस तरह से मछलियों को पकाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता था, इनका रिकॉर्ड नहीं बनाया गया। लेकिन इनकी जो अवशेष वगैरह हैं, जो पुरातत्व है इनकी, उसकी सहायता से इनके जीवन के बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल हो गई है। लेकिन फिर भी इतनी हम कह नहीं सकते कि इतनी ज़्यादा जानकारी है। राजा की तुलना में हमें जानकारी इन मछुआरे, शिकारी वगैरह के बारे में कम मिली हुई है, राजाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी है। आप ये पूरी इतिहास की बुक देखना, या फिर आप अपने मतलब जो हमारे आसपास जो कहानियाँ ज़्यादा प्रचलित होती हैं वो राजाओं की ज़्यादा प्रचलित होता है। कारण क्या है? कारण यही है कि राजाओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जाता था। आम जनता के बारे में इतनी बातें नहीं होती थी, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, उनकी कोई कहानियाँ नहीं होती थी। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा तिथियों का महत्व। तिथियों का महत्व जो टॉपिक है बेटा, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए आपको आपके नोट्स में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी रीडिंग करनी है, जो रहते हैं। मीन्स आप कंप्लीट फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनकी रीडिंग करेंगे। सिर्फ रीडिंग करनी है, उनको मेमोराइज नहीं करना। और जो मैंने यहाँ तक रीड करवा दिया है, यहाँ तक आपको रीडिंग करनी है और इसको समझने की कोशिश करनी है कि किस तरह से हम अतीत के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो ये था बेटा आज का आपका SST का वर्क। थैंक यू, हैव अ गुड डे।